अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमजद अली। आज हमारा पहला लेक्चर है मैट्रिसेस के हवाले से। इस लेक्चर में हम फुल कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिसेस में, वो पढ़ेंगे और उसके अलावा जो भी इसमें टर्म्स यूज़ होती हैं मैट्रिसेस में, वो सारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आ जाता है आपके पास मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे कि मैट्रिसेस जो वर्ड है उसकी मीनिंग क्या है। मैट्रिसेस इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लातिनी ज़बान का अल्फाज है, विच मीन्स, जिसका मतलब क्या है, अ टेक्निक फॉर समराइजिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा और अ नंबर। यानी मैट्रिसेस का जो मतलब है बेसिकली वो ये है कि ये एक टेक्निक है। ठीक है, किसकी टेक्निक है? हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारे पास क्वेश्चन होता है उसको समराइज करते हैं। समराइज करने के बाद उसकी जो डेटा निकलती है उसको डिस्प्लेइंग करते हैं, यानी शो करते हैं, तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है, तो अब समराइजिंग जो मतलब है उसका क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल ऐसे समझें कि एक चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है मिस्टर एक्स, मतलब कोई भी एक बंदा है, ठीक है, मिस्टर एक्स। अब उस पे ऐसे समझें कि आपके पास 250 पेजेस हैं। कितने? 250 पेजेस। वो जो आपका चैप्टर है वो 250 पेजेस पे डिपेंड कर रहा है। अब समराइजिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास जो चैप्टर है, अगर उनको आप सारे पेजेस पढ़ें, मतलब जो 250 पेजेस हैं वो आप सारे रीड करें। रीड करने के बाद जो आप उनको समराइज करके 25, या ऐसे समझें कि 20 पेजेस, पेजेस का मतलब निकालें, यानी जो उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने निकाली 20 टू 25 पेजेस की। तो अब इसका मतलब होता है समराइज, यानी वो चीज़ जो आपने अंडरस्टैंड की। मतलब एक सारा नावल है फॉर एग्जांपल, आप सारा नावल पढ़ते हैं, फिर आप उसको समराइज करते हैं कि भाई इस नावल की जो मेन चीज़ें थी वो ये थी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग। अब उसके बाद क्या होता है, डिस्प्लेइंग करते हैं वो डेटा जो भी आपके पास मैट्रिसेस में। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे, अंडरस्टैंड करने के बाद उसको समराइज करेंगे, समराइज करने के बाद वो जो उसमें चीज़ें हैं खास खास जो आपने समराइज की हैं वो आप शो करेंगे, तो उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स, यानी मैट्रिसेस। ये है मैट्रिसेस लफ्ज़ की मीनिंग कि मैट्रिसेस लफ्ज़ यानी अल्फाज, उसकी मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड पॉइंट है, तो बेसिक पर्पस क्या है, हम मैट्रिसेस क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब बेसिक जो पर्पस है मैट्रिसेस यूज़ करने का वो क्या है, टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ राइटिंग। अब देखें, मैंने पहले भी डिस्कस किया, भाई आप जो हैं आपने क्या किया, 250 पेज पढ़े, 250 पेज पढ़ने के बाद आपने उसको समराइज कर दिया 20 टू 25 पेजेस पे। तो ये जो है, वैसे भी आपको इसी से भी अंदाजा हो गया कि भाई ये क्या काम करता है मैट्रिसेस, वो रिड्यूस करता है। मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ पेजेस थे, आपने उसको शॉर्ट अमाउंट में लिख दिया, तो ये क्या होगी, उसकी एरिया जो है वो रिड्यूस हो गई। तो जो बेसिक पर्पस है मैट्रिसेस यूज़ करने का वो ये है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास राइटिंग होती है उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करके लिखते थे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आता है भाई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोड्यूस, ठीक है, सॉरी इंट्रोडक्शन नहीं, इंट्रोड्यूस। तो इंट्रोड्यूस किसने करवाया, यानी मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया है, इंग्लिश मैथमेटिशियन, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, आर्थर केले। कब दिया है इन्होंने, 1858 में। यानी मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, मैट्रिक्स का लिखने का तरीका, वो किसने बताया आपको, आर्थर केले, जो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। ठीक है, कब दिया उन्होंने, 1858 में। ठीक है, ये थी कुछ मोटी मोटी सी बातें कि मैट्रिसेस लफ्ज़ का मतलब क्या है,
उसका बेसिक पर्पस क्या है और किसने दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है डेफिनेशन, कि मैट्रिक्स की जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स की ओरिजिनल डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स की ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे, क्या है, इन शेप, यानी एक रेक्टेंगल की तरह। एरे का मतलब क्या होता है, एरिया, यानी एक रेक्टेंगल की तरह एरिया होती है, whose elements are written, ठीक है, एलिमेंट्स आर written within स्क्वायर ब्रैकेट, यानी जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट होती है जिसे हम लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं, उसमें हम कोई एलिमेंट होते हैं जिनको रिटर्न करते हैं विथ उनके अंदर, है ना, उसके बाहर क्या आ जाती है, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाती है। ठीक है, और इन डेफिनेट आर्डर, उनका जो आर्डर होता है वो क्या होता है, डेफिनेट। अब डेफिनेट आर्डर से क्या मुराद है, यानी उनमें जो आपने ये रिटर्न की ना, तो उसमें क्या होगी, सम स्पेसिफिक स्पेसिफिक रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, सम स्पेसिफिक रोज होती हैं और सम स्पेसिफिक कॉलम्स होते हैं, जिनको हमने, इसलिए हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, डेफिनेट आर्डर। यानी मैट्रिक्स की डेफिनेशन कुल मिला के ये बनती है भाई, एक रेक्टेंगल का शेप होता है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और वो सारे एलिमेंट्स रिटर्न होते हैं, यानी अंदर होते हैं किसके, एक स्क्वायर ब्रैकेट के, और उसके सम ऐसे समझे कि रोज होती हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा आगे। चलो यहाँ पे थोड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं भाई। सबसे पहले एक रेक्टेंगल की तरह शेप होता है, लेट सपोज कर देते हैं भाई, यहाँ पे ये जो मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूँ, ये आप ऐसा समझें कि कोई भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं रेक्टेंगल एरे की तरह। ठीक है, और वो क्या होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड होते हैं, इनडेफिनेट आर्डर। तो ये जो है ऐसे समझ, आपका क्या शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है मैट्रिक्स का एक जर्नल फॉर्म। ठीक है, चलो अभी हमारे पास नेक्स्ट है, वो नेक्स्ट ये है कि रो किसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। हमने यहाँ अल्फाज यूज किया ना, डेफिनेट आर्डर, जहाँ हमारे पास दो चीजें आ गई, रोज और कॉलम्स। तो चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि रोज किसे कहते हैं और कॉलम्स किसे कहते हैं। ठीक है, चलो रो, रो हम उसे कहते हैं द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी कोई भी अरेंजमेंट हो, किसी भी नंबर्स की हो या कोई भी चीज हो, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल हो, तो हम उसे कहते हैं रो। अब रो को हम कतार भी कह सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम अगर इसमें देखें, तो इसमें रो कौन सी आपके आ जाती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस जो भी निकलेंगी ना इसमें, वो आपकी क्या बन जाती है, रो। तो अब यहाँ पे जो येलो वाली है वो आपकी क्या है, रो। अच्छा, रो मीन्स कतार। उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉलम। अब कॉलम क्या होती है, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी चीज की अगर आप वर्टिकल अरेंजमेंट करते हैं ना, तो वो आपके पास आ जाती है कॉलम, तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉलम। चलो ठीक है, तो अब इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट कौन सी है, ये वाली। अगर आप देखें यहाँ नंबर में से जो वर्टिकल अरेंजमेंट है वो ये वाली बन रही है। ठीक है, तो ये हमारा जो ग्रीन वाले हैं, ये ग्रीन वाले, ये आपके आपके क्या हैं, कॉलम। ठीक है, आपके पास क्या है, कॉलम्स। और जो ये आपके पास ये वाली हैं, मतलब येलो वाले, वो आपके पास क्या हैं, ये आपके पास हैं रोज। ठीक है, जो येलो वाली हैं वो रोज, और जो ग्रीन वाले हैं वो क्या है आपके पास, कॉलम्स। ठीक है, अब आ जाते हैं हम एक जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक जर्नल एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई, अच्छा हमारी कौन कौन सी चीजें आई थी, वर्टिक रो आई है, कॉलम आई है मैट्रिसेस में जो यूज होता है, उसके बाद आपके पास लार्ज ब्रैकेट आई है। ठीक है, और कुछ एलिमेंट्स आए। चलो ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ भाई 1 2 3 4 5 6। ठीक है,
ये आपके क्या आ गए, सबसे पहले जो ये चीजें आ गई ये आपके एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। 1 2 3 ABCD भी आ सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं वो भी आ सकते हैं। अब इनको हमने क्या किया है, यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट से क्लोज किया है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स जो होता है वो एक रेक्टेंगुलर एरे की तरह होता है, उसमें एलिमेंट्स आते हैं, एलिमेंट्स के बाद हमने क्या पढ़ा था, वो एलिमेंट्स लार्ज ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। जी भाई हो गए। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि उनका डेफिनेट आर्डर होता है, मतलब उनमें कुछ रोज होती है और कुछ कॉलम। तो ऊपर भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि भाई रोज को हमने येलो कलर से डिस्कस किया, तो यहाँ भी येलो कलर वाली रो बन गई 1 2, और हमने ग्रीन कॉलम के लिए यूज किया था, तो यहाँ पे ग्रीन 1 2 3, ठीक है। तो अब ये जो है ना, ये आपका इस मैट्रिक्स मैट्रिक्स का ऐसा समझे एक एग्जाम्पल है, ठीक है, मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। इसमें ये वाले जो है ना, जो आपको आपके पास हैं ब्लू वाले, ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स, यानी 1 2 3, ये आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स। और जो ग्रीन वाले थे वो आपके पास क्या है, कॉलम। और जो येलो वाले हैं वो आपके पास क्या है, आपके पास ये क्या है, रोज, ठीक है। और ये लार्ज ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज्ड है, ठीक है। अब जो जो चीज़ें आ गई थी ना, एलिमेंट्स एलिमेंट्स, ठीक है, उनके बाद लार्ज ब्रैकेट आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल होता है, सर रेक्टेंगुलर एरे का क्या मतलब है, ठीक है। तो चलो मैं वो भी बता देता हूँ भाई। रेक्टेंगुलर आप पढ़ के आए हैं, रेक्टेंगुलर क्या होता है, लाइक दिस शेप इन ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री में ये शेप जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। यानी इस शेप का मतलब होता है कि भाई ये वाली अपोजिट वाली दो साइड और यहाँ वाली दो साइड ये आपस में बराबर होती है, और ऊपर वाली दो साइड और नीचे वाली दो साइड आपस में बराबर होती है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप होता है। अगर हम इसी मैट्रिक्स को उठाएं, ये जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ना, ये वाला, अगर आप इसी मैट्रिक्स को उठाएं तो आपको ये जो शेप देगा ना वो रेक्टेंगल का देगा। इसी वजह से हम यहाँ पे एक अल्फाज यूज कर रहे थे, रेक्टेंगुलर। कैसे कैसे देगा सर, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कर्ली लार्ज ब्रैकेट थी, ठीक है, ये हमारे पास लार्ज ब्रैकेट थी। अगर हम लार्ज ब्रैकेट को आपस में से मिला लें तो ये देखें, ये वाला शेप और ये वाला शेप दोनों एक जैसे हैं। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हम एक अल्फाज यूज करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे। तो रेक्टेंगुलर एरे का मतलब ये था, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि भाई, एक क्वेश्चन लिखा है मैंने लार्ज डेटा में, ठीक है, इसकी डेटा फॉर्म में लिखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म में ड्रा करूँगा। हमने पढ़ा था कभी, इसका पर्पस ये था कि भाई, हमने इसलिए पढ़ा है कि पर्पस इसका ये है, ये जो है राइटिंग कम करता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। अब ये आपके पास एक बड़ा क्वेश्चन मिला हुआ है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम वो पहले ड्रा करेंगे। सपोज इन क्लास 3 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट क्लास में है, जिनके नेम क्या है, अली। अली को मैं येलो रख रहा हूँ, रेड मैंने उठाया है अख्तर के लिए, ठीक है, और ग्रीन उठाया मैंने आफ्ताब के लिए, ठीक है। आर गिवन देयर एग्जाम, उन्होंने अपने एग्जाम दिए हैं। कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, एक उन्होंने दिया है इंग्लिश, एक उन्होंने दिया है मैथमेटिक्स, एक साइंस, ठीक है, उन्होंने ये 3 दिए हैं। अब देखें भाई, अली ने जो मार्क्स उठाए हैं, अली को मैंने येलो किया है तो येलो उठाया यहाँ पे, इसलिए मैंने अली को हाईलाइट किया है। अब अली की जो पहली वाली मार्क्स हैं वो किसकी हैं, इंग्लिश की, ठीक है। और अख्तर अली ने उठाए, ठीक है, 67, और उसके बाद मैथमेटिक्स में उठाए हैं 69, एंड उसके बाद 45 उठाए हैं उन्होंने साइंस में। अब ये मुझे कैसे पता चला कि सर आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि अली ने 67 इंग्लिश में उठाए, 69 उन्होंने मैथमेटिक्स में उठाए और साइंस में 45 उठाए। देखिए भाई, यहाँ पे एक अल्फाज यूज हुआ है, एक वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि भाई, अगर इसका जो पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, तो अली की जो पहली मार्क्स है ना, अली वाली, ये अली की जो पहली मार्क्स है वो इंग्लिश की है।
अगर 69 इनका दूसरा है तो इनका दूसरे वाला सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स में इनकी 69 है, और जो साइंस है उसमें 45। ठीक है, तो मैं इसको भी ऐसे हाईलाइट कर लेता हूँ। देखें, मतलब कि इंग्लिश हमारा येलो कलर का है और रेड कलर का हमारा क्या है, मैथमेटिक्स, और हमारे पास जो ग्रीन कलर का है वो साइंस है। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे कर दिया है। अब अख्तर देखें भाई, अख्तर ने क्या किया है, इंग्लिश में कितनी उठाई है, 87। तो मैंने क्या किया है, येलो लगा लिया, क्योंकि ये मुझे शो कर रहा है कि भाई अख्तर की 87 है, किसमें, इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश को मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से। अख्तर की मैथमेटिक्स 56, क्योंकि मैथमेटिक्स का मैंने जो कलर दिया है वो रेड दिया है, तो इस वजह से मैंने अख्तर को यहाँ पे भी 56 रख दिया। और ग्रीन साइंस के लिए, तो मैंने यहाँ साइंस के लिए। अब ऐसे ही आफ्ताब की भी सेम, साइंस की 76, 89 मैथ में और 67 इंग्लिश में। ठीक है, अब देखें भाई, इसकी हम डेटा बनाते हैं। डेटा कैसे बनाएंगे, देखें, नीचे आ जाते हैं। अब हमारे पास क्या थे, क्या है, हमारे पास 3 स्टूडेंट थे। ठीक है, एक का नाम था अली, तो मैंने लिख लिया अली। एक का नाम है, ठीक है, अख्तर, तो मैंने यहाँ नीचे अख्तर लिख दिया। एक का नाम है आफ्ताब, तो यहाँ मैंने नीचे आफ्ताब भी लिख लिया। ठीक है, अब उनके कुछ सब्जेक्ट से, सब्जेक्टों में दूसरी पेन से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब पहला जो सब्जेक्ट है इनका क्या है, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश आ गया। उसके बाद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स भी आ गया। उसके बाद साइंस, साइंस भी आ गया। ठीक है, अब हमारे पास इंग्लिश में अली की जो मार्क्स थी, इंग्लिश में देखें, इंग्लिश को मैंने हाईलाइट किया था येलो से, तो इंग्लिश में अली की मार्क्स कितनी है, 67। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 67। ठीक है, अली की मार्क्स कितनी आ गई, 67। अख्तर की कितनी है इंग्लिश में, 87, तो मैंने 87 अख्तर की लिख ली। उसके बाद आफ्ताब, आफ्ताब की कितनी है, 67, तो मैंने 67 लिख दी। अब फिर इसी तरीके से मैथ, मैथ को मैंने जो है रेड से डिनोट किया है, तो यहाँ पे 69 अली की आई थी मैथ में, और अख्तर की आई हैं 56, और नीचे जो आफ्ताब है 89। फिर साइंस सेम सेम तरीके से, साइंस को आप अगर देखें आप 45 पहले, उनके बाद आता है 76 अख्तर की, और फिर 76 आफ्ताब की। अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दें, यानी जो डेटा मैंने बनाई वो लार्ज ब्रैकेट से बंद कर दें। ठीक है, अब लार्ज ब्रैकेट से जब मैंने इस डेटा को क्लोज किया, तो ये कौन सी शक्ल में आ गया आपके पास, इन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाली फॉर्म में। अगर आप अभी भी देखेंगी या देखेंगे, ठीक है, अगर आप अभी भी देखेंगे, तो ये जो है आपका मैट्रिक्स एक लार्ज डेटा थी हमारे पास। ये जो ऊपर क्वेश्चन गिवन था ना आपका सपोज वाला, इसमें एक लार्ज डेटा थी, लेकिन हमने जब मैट्रिक्स यूज किया तो ये एक सिंपली डेटा में कन्वर्ट हो गया है। और मतलब दोनों का सेम है भाई, कैसे, मतलब क्या है देखें, मतलब भी सेम। अली, अली की 67 इंग्लिश में, मैथ में आपकी कितनी है, 69, 45 साइंस में। अगर अख्तर को देखें आप, ठीक है, अगर आप अख्तर को देखें 87 इंग्लिश में, 56 आपकी आगे मैथ में, और 76 साइंस में। ठीक है, अगर आप आफ्ताब को देखें 67 आपके आगे इंग्लिश में, 89 किस में, मैथ में, और 76 आपके आ गई साइंस में। अब देखो ऊपर भी जो स्टेटमेंट थी बिल्कुल उसका भी मतलब यही था, मतलब दोनों का सेम निकल रहा। लेकिन जब हमने मैट्रिक्स यूज किया ना, जब हमने मैट्रिक्स यूज किया, तो हमें जो लार्ज डेटा थी ना, लार्ज, जो ज्यादा मतलब लिखी जा रही थी, उसको हमने जस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में लिखा है। ठीक है, अच्छा, अब सर एक हमें एग्जांपल दे दें कि डेली लाइफ में कहीं यूज हो रहा हो मैट्रिक्स। ठीक है, बच्चों का क्वेश्चन होता है, चलो उसको भी देख लेते हैं। भाई आपकी जो भी आपकी रिजल्ट बनती है ना, रिजल्ट, जो भी आपकी रिजल्ट बनती है वो किस फॉर्म में लिखी जाती है, वो जो फॉर्म होता है मैट्रिक्स का होता है, यानी वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखी जाती है। ऐसे कभी भी नहीं होता कि भाई
50 स्टूडेंट और 50 के नेम और फिर हर स्टूडेंट के सामने अलग अलग उनकी मार्क्स लिखी हुई हो, नहीं, वो एज अ टेबल शो करके वो किस फॉर्म में लिखते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, अब ये सर हम मैट्रिक्स इसलिए भी यूज कर रहे हैं, चलो कोई और भी रीजन बता दें। भाई मैट्रिक्स जब हम यूज करते हैं, पहले तो हमारा टाइम जो है वो कम लगता है अगर हम डेटा लिखें। दूसरा, आपने ये भी देखा कि भाई एक ज़्यादा पेजेस हमारे को रिक्वायर होते हैं जब हम एक डेटा रिटन फॉर्म में लिखते हैं, तो वो भी हमारा रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स यूज करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ भाई, कोई स्कूल में, ठीक है, जैसे कोई किसी बच्चों के पेपर होते हैं या कोई यूनिवर्सिटी में, ठीक है, इवन यहाँ तक के बोर्ड में भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म में डेटा गिवन होती है। जब भी आप मार्कशीट उठाएंगे ना, मार्कशीट, ठीक है, मार्कशीट जब भी आप उठाएंगे ना, तो यहाँ देखेंगे आपका क्या यूज हुआ होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में। मतलब भाई एक सब्जेक्ट है इंग्लिश फॉर एग्जांपल, उसमें आपने 76 ली हैं। एक सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसमें आपने 87 ली हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे आपके लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये थी मैट्रिक्स की एक एप्लीकेशन जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ आर डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन क्या होता है, कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अच्छा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर करता चलूं कि जो भी मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, स्मॉल अल्फाबेट से यूज नहीं करते। हम जो भी यूज करते हैं कैपिटल अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट ABCD होते हैं ना, वो आप जो भी यूज करेंगे कैपिटल से करेंगे, स्मॉल से यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे हम, आपने सेट पढ़ा हुआ होगा, तो सेट में भी हम ऐसे ही करते हैं कि भाई जब एलिमेंट अंदर लिखते हैं वो तो हम स्मॉल में लिखते हैं ABCD एलिमेंट्स, लेकिन जो हमारे पास सेट को शो करते हैं वो किससे करते हैं, कैपिटल ABCD से, ABCD यानी अल्फाबेट से। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आ जाते हैं नीचे। तो ये भी बात जहन में रखनी है कि जब भी हम डिनोटेट करते हैं ना मैट्रिक्स को, तो वो हम कैपिटल ABCD से यूज करते हैं, यानी कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट यूज नहीं करते। चलो भाई देख लेते हैं अब हमारा लास्ट टॉपिक कैसे समझे, ऑर्डर आर डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन, अब हमने लेट सपोज कि हमारे पास इफ वी हैव, इफ अ मैट्रिक्स A, यानी if we have given, और if मैट्रिक्स A, यानी ये क्या शो कर रहा है कि लेट सपोज किया है हमने कि भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है A। ठीक है, अब सेम मेथड से हमने उसको एम जो है ना, उनकी एम, उसको हमने रोज कंसीडर की है, भाई ये जो मैट्रिक्स है इसकी रोज जो है वो एम के बराबर है। ठीक है, और हमने जो कॉलम है, कॉलम को हमने किससे सपोज किया है, एन से, एंड एन कॉलम्स। ठीक है, यानी उनकी जो रोज हैं वो एम है एंड एन कॉलम्स हैं। अब ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो मैंने जो रोज है उसको येलो कलर दिया था, तो यहाँ पे भी येलो आ गया। तो और कॉलम्स को मैंने ग्रीन कलर दिया था, तो यहाँ पे भी ग्रीन आ गया। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हमें लिखना होता है ना वो ऐसे लिखते हैं, यानी एम इंटू एन, एम इंटू एन, एम इंटू एन। ठीक है, एम इंटू एन में हम ऑर्डर लिखते हैं। अब एम का क्या मतलब था कि रोज, ठीक है, ऊपर मैंने डिफाइन भी कर दिया है रोज, और एन का मतलब क्या है, कॉलम। यानी अच्छा, ये जो है एक सिंबल स्टार की तरह जो बनी हुई होती है, इसको हम इन मैथमेटिक्स मल्टीप्लाई भी की सिंबल भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे करके लिखे, यहाँ हम इसको एम के पास एन कर दें, यानी एम इंटू एन, इसको पढ़ेंगे कैसे, एम इंटू एन की तरह। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स हो आपके पास, उसका अगर आप ऑर्डर फाइंड करना हो या डायमेंशन फाइंड करना हो, तो उसका तरीका क्या है, पहले आप रोज रखेंगे, उसके बाद आप क्रॉस यानी मल्टीप्लाई की सिंबल देंगे, फिर आप उसमें जितने कॉलम होंगे वो रखेंगे। ठीक है, चलो देख लेते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं।
ठीक है, एक एग्जाम्पल रख के समझते हैं। भाई हमने सपोज किया हमारे पास मैट्रिक्स है ए, वो बराबर है 1 2 3 4 5 6, इसके बराबर है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया कि भाई आर्डर हमेशा मैट्रिक्स का m इंटू एन होता है, यानी रोज इंटू कॉलम। चलो देखते हैं। अब रोज को हमने किससे डिनोटेड किया था? हमने डिनोट किया येलो कलर से, तो हम यहाँ भी येलो लगाएंगे फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। अब देखिए कोई और रो नहीं है इसमें, अगर वहां भी होती तो हम वहां भी ऐसे लगा देते, लेकिन नहीं है तो ये हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसमें कितनी रोज हैं? 2 रोज बन गई। ठीक है, अच्छा अब कॉलम को हम ग्रीन से देख लेते हैं भाई, ग्रीन से कॉलम को। तो यहाँ पे 1, ये 2, ये आपके पास है ये 3। अब फर्दर नहीं है, अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट्स भी होते हैं तो हम वहां भी कॉलम लगा लेते हैं, तो वो नहीं है तो फिर हमने कॉलम को फिलहाल स्किप कर दिया है, क्योंकि ज्यादा कॉलम नहीं है। अगर ज्यादा होते तो हम ऐसे ही चलते जाते आगे आगे। ठीक है, तो हमारे पास कॉलम कितने आ गए? इसमें कॉलम्स हमारे पास कितने आ गए? 3, तो मैंने लिख दिया 3 कॉलम्स। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स गिवन था, मैं इसका ऑर्डर फाइंड कर रहा हूँ। ए मैट्रिक्स जो मैंने अभी बनाया था, उसका ऑर्डर में क्या आ गई मेरे पास? 2 रोज आ गई, 3 कॉलम्स। तो मैं इसे कैसे लिखूंगा कि भाई जो मेरे पास है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो क्या है हमारे पास? पहले हम लिखते हैं रोज का तादाद, के रोज कितनी है इसमें रोज कितनी है? 2, तो मैंने 2 लिखा। फिर मल्टीप्लाई, और कॉलम्स कितने हैं? 3, तो ये 3। अब इसको हम, ये जो है ना आपके पास, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स मैंने अभी बनाया था उसका ऑर्डर क्या है? 2/3। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। अब मैं एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है। मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो रिगार्डिंग टू मैट्रिक्स तो मुझे बताना है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपके आंसर का रिस्पॉन्स करूंगा। ठीक है, आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स करूंगा। चलो देख लेते हैं, एक मैट्रिक्स में बना लेता हूँ। भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 9 8 3 2 1 1। अब इसका मुझे आप ऑर्डर, या आप इसे डायमेंशन भी कह सकते हैं, डायमेंशन, ये निकाल के फाइंड करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।